इसमें आने के बाद ओके। सो आज हम लोग जो है एटम्स से रिलेटेड न्यूक्लियाई वाला लेक्चर मैं सेंड कर दूंगा। एटम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस कैसे किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1। सो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? मामा मैं गुड़ लाना भूल गया। क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े आते सॉरी सॉरी। क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े आते हैं। सो मैं उतना बड़ा क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, बस एक बार समझ सुन लो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो था हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वहां से एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम लोग उस एक्सपेरिमेंट में आ, अगर हम लोग गोल्ड फॉइल के जगह सॉलिड हाइड्रोजन का अगर एक प्लेट लेते तो क्या बनता। इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। बोल रहा है इंस्टेड ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इंस्टेड ऑफ गोल्ड, अगर हम लोग यहाँ पे सॉलिड हाइड्रोजन लेते। सॉलिड हाइड्रोजन ये गिवन है कि सॉलिड हाइड्रोजन होने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 14 केल्विन ओनली। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, लीड ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखते थे और यहाँ से अल्फा रे एमीट होता था। ये अल्फा रे फिर इधर से इसमें से पास होगा। तो क्या होना चाहिए, एनी आइडिया? व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? हमारा क्या था एक्सपेरिमेंट? स्कैटर करेगा मतलब कि वो फॉइल का उससे क्या होता है, स्कैटर करेगा इतना स्मॉल न्यूक्लियस से। ये क्या होता जेट था, वगैरह बनाएगा। न्यूक्लियस से स्कैटर कर जाता था ये अल्फा रे, है ना। न्यूक्लियस के चारों ओर स्कैटर ऐसे करता था और कुछ रे तो वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता। ये जो स्कैटरिंग होता है ये डिपेंड करता था कि न्यूक्लियस में कितने सारे प्रोटॉन हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और अल्फा रे जो है ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। सो गोल्ड में गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है, सो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे। लेकिन हाइड्रोजन गैस के एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स जो है ये फोर्स बहुत कम होगा। और अगर फोर्स कम होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं सीधा सा भाषा में, दैट द स्कैटरिंग एंगल वुड बी नॉट लार्ज इनफ। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं स्कैटरिंग एंगल विल बी स्मॉल एज हाइड्रोजन contain only one proton in its nucleus। ठीक है, तो इस तरह का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैं लिख देता हूं इसे। व्हाट इज द, इसको बनाओगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द Paschen सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। आई होप पता होगा स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, स्पेक्ट्रम सीरीज क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे और क्लास 12 में एटम चैप्टर में है। अगर भूल गए हो तो मैं वापस यहाँ आ रहा हूँ, याद करो। सो हाइड्रोजन में क्या होता था, अगर किसी भी ऊपर वाले ऑर्बिट से 2 3 4 5, अगर फर्स्ट वाले पे इलेक्ट्रॉन जंप होता था, उस वक्त जो एनर्जी निकलता था h न्यू दिस, और इसमें क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये एनर्जी करस्पॉन्डिंग होगा एक वेवलेंथ का। दैट वेवलेंथ लाई इन द रीजन ऑफ सर आपका अल्ट्रा, आवाज नहीं आ रहा। एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। सिमिलरली कहीं से भी सेकंड वाले पे जंप होता था, दैट इज योर ब्रैकेट
Balmer series. Okay. Similarly, Paschen, then bracket, then P1. Okay. So in this regard हमें कैसे पता चलेगा Paschen सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होता है? Remember the formula? सर एक बार वापस रिपीट कीजिए ना, आपका आवाज नहीं आ रहा था। मैंने कहा इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है पैस्चन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है। तो पैस्चन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है दिख रहा है? वेवलेंथ जितना छोटा होगा एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। करेक्ट और नॉट? क्लियर ना? सो पैस्चन सीरीज का सबसे छोटा वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कब प्रोड्यूस होगा बताओ मुझे। पैस्चन सीरीज के लिए थर्ड नंबर पे जंप करना है मुझे। कहां से जंप करेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा? 4 से या इंफिनिटी से? ऑब्वियसली इंफिनिटी से, है ना? जितने ऊपर से जंप होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा। सर हेलो, क्लियर? सर आपका आधा आवाज तो कट। वॉइस भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। So for shortest wavelength, energy is maximum. For shortest wavelength, energy is maximum. ये मुझे कहाँ से knowledge मिला? We know E is equal to hc by lambda. So if lambda is small, energy will be high. Correct? So ये lambda हमें calculate करना है. So here n1 is equal to 3 and n2 is equal to infinity. And the formula, you know the formula is, क्या formula होता था? Remember? Let's come here. ये होता था formula lambda का सेंटीमीटर इनवर्स में. This is the formula, remember? So use this formula and put the value of n1 as 3 and n2 as infinity. Substitute here. यस सर। Substitute करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है. So please calculate and check your answer. Lambda is approximately 818.9 nanometer. इतना आ रहा है या नहीं? चेक कर लेना. This will be your answer. And this is lie in the infrared region. So this wavelength is lie in infrared region. Go for the next problem. मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार बाद में देख लेना, अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं लिंक भेज दूंगा. सेकंड क्वेश्चन है a difference of 2.3 electron volt separation or separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiating
और रेडिएशन emitted when atom makes transition. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल। दो एनर्जी लेवल है, ये ऊपर वाला E2 नीचे वाला E1, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर रहा है तो एनर्जी निकल रहा है, हमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यही है सवाल बच्चों वाला, निकल जाएगा। गिवन क्या है हमारा? गिवन E इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आता है, so 2.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। करेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to H into nu. So H nu is equal to 2.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Now you have to calculate nu. So this is 2.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by H. H का वैल्यू कितना होता है? 6.626 into 10 to the power minus 34 joule seconds. So if you calculate all these things, इनको अगर calculate करो, so find out the frequency, it will come as 5.6 into 10 to the power 14 hertz. This will be your answer. Just calculation है, और ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल कन्वर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो, ये समझ में आया या नहीं? हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस भी समझते चलो और बताना मुझे कैसे बनेगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम is minus 13.6 electron volt. What are the kinetic energy and potential energy of electron in this state? कैसे करेंगे बताओ जरा, तुम्हारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोला है। एनी आइडिया? या बस सर। सो ये याद रखना, इसमें क्या होता है, इसका सिंपल सा ट्रिक है। काइनेटिक एनर्जी is equal to negative of the ground state energy, ये फॉर्मूला याद रखना, and potential energy is equal to 2 times the given energy. So using this trick, please calculate. So kinetic energy come as what? Negative of this value, 13.6 eV. So this will be plus 13.6 eV. Correct? And potential energy will be 2 into minus 13.6 eV. सामने कुछ नहीं रहता. So this energy will become negative 27.2. बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आया? करेक्ट ना? यस सर, यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम करोगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है
अच्छे तरीके से सुन लो। क्वेश्चन है, अ हाइड्रोजन एटम initially in a ground state or ground level absorbs a photon which excites it to the n is equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon. क्वेश्चन समझ में आया? This is n is equal to 0, 1, 2, 3 and this is n is equal to 4. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक फोटोन आया ऑफ एनर्जी h न्यू और यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप होके ऊपर चला, फोर्थ स्टेट. सो यू हैव टू फाइंड आउट wavelength and frequency of this wave photon. करेक्ट. हाइड्रोजन, इसके लिए जो फॉर्मूलाज चाहिए वो भी मैं बता दे रहा हूं. एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये जो एनर्जी ऑफ स्टेट है ना, इसका फॉर्मूला याद है तुम्हें? -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला होता था. सो प्लीज कैलकुलेट E0 and E4. So if you calculate N0 and for n is equal to 4, then you must calculate the energy difference. This is N4 minus N0 and that will be h nu. यहां से हमें न्यू भी मिल जाएगा और लैम्डा भी मिल जाएगा. तो प्लीज कैलकुलेट. और मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया, n इज इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया है. It's not start with 0, start with 1. Sorry. It start with 1, not 0. Please calculate E1. n का वैल्यू 1 पुट कर दोगे, सो -13.6 EV आएगा. प्लीज चेक आउट. और E4 ये आएगा -13.6 बाई 4 स्क्वायर, सो -13.6 बाई 16. और ये लेने दो, इन दोनों को यहाँ बैठा दो. यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ मुझे. डेल्टा ई का वैल्यू कितना निकलेगा, निकालो. सर वो -13.6/16 4 का स्क्वायर है ना. n इज इक्वल टू 4 कौन से स्टेट पे जंप कर रहा है? 1 to 4. इसीलिए तो ये हो जाएगा -13.6 बाई 16 4.25 या माइनस, फिर ओके, -13.6 बाई 1, सो दैट विल बी 42.5 सर. इतना आएगा अप्रोक्सीमेटली. -42.5. हाँ, नहीं ये डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव होगा. जस्ट टेक द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी. तो 42.5. हाँ, इनटू इसको जूल में कन्वर्ट कर लो तो 1.6 इंटू 10⁻⁹. अब हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है. सो दिस मच इज इक्वल टू 13.6 इंटू 15/16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹. यहां से न्यू मिल जाएगा हमें.
h का वैल्यू अभी मैंने लिखा था 6.626 इंटू 10⁻34। भूलना मत, ये सेकेंड इनवर्स होगा और ये आंसर आ जाए। ये जस्ट कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करो, चेक कर लो आंसर इतना आ रहा है या नहीं। सर ये वो पहले 13.6 इंटू 15 में 15 का 12.75 है, मैं प्लस कर दिया था, माइनस कर दिया था। ओके, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू 10⁻15 हर्ज आ रहा है या नहीं। और अगर ये कैलकुलेट हो जाए तो ये फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सो लैम्डा इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 इंटू 10⁸ एंड न्यू का वैल्यू अभी निकला। सो चेक आउट लैम्डा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 97 नैनोमीटर। दोनों एक बार कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर से चेक कर लेना। करेक्ट है? एक सेकंड सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, सबसे पहला ऑर्बिट जो है इनरमोस्ट ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, उसका रेडियस दिया हुआ है। व्हाट आर द रेडियस ऑफ द n is equal to 2 and n is equal to 3 ऑर्बिट्स। समझ में आया? ये हमारा न्यूक्लियस है, n is equal to 1, this is n is equal to 2 and this is n is equal to 3. So first R1 हमें पता है, हमें निकालना है R2 and R3. So you just need to know formula and relation. So R1 is given as 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर। फॉर्मूला जो होता है वो याद रखना, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होता है। सो R2 जो होगा वो होगा n स्क्वायर, Rn is n square into R1. This is the formula. This is the formula. So for n is equal to 2, just substitute here 2. This is 2 square into 5.3 into 10⁻⁻11. Please calculate. And for n is equal to 3, this is 3 square into same. बताओ पहला वाला का आंसर R2 कितना आया? Is it 2.12 into 10⁻⁻10? And this is 4.77 into 10⁻⁻10.
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next problem. वो लिखा है a 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted? This is very easy question. बताओ मुझे क्या होगा आंसर? एक सेकंड। इसमें दिमाग लगाओ, हिंट्स दे देता हूं मैं। यहाँ पे क्या है? एनर्जी ऑफ बीम। बीम जो है ना, लाइक इलेक्ट्रॉन बीम का एनर्जी है प्लस 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें पता है एनर्जी ऑफ ऑफ 990 है क्या? क्या निकाले? 990 वाट? लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 990 नो, एम्पियर। 656। देखो क्या होगा, वी नो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, अभी अभी लिखा था मैंने। ये कितना होता है? ये होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने लिखा। ये है ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, और हमने उसको एनर्जी दिया कितना? इतना एनर्जी दिया, है ना? तो हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं कि व्हेन 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम of electron strike hydrogen atom, then resultant energy कितना हो जाएगा? Resultant energy will be 12.5 electron volt plus this one ground state energy -13.6 electron volt. ये कितना हो जा रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? इतना एनर्जी हो जाएगा उस हाइड्रोजन एटम। अब ये एनर्जी कहाँ मिलेगा मुझे? इस फॉर्मूला से मुझे बताओ ये एनर्जी कब मिलेगा? एन का वैल्यू कितना बिठाए हम कि हमें ये अप्रोक्सीमेट वैसा एनर्जी मिले? चलो बिठा के देखते हैं। एन इज इक्वल टू 1 बिठा के, सो E1 मिला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इज इक्वल टू 2 बिठाओ, बताओ मुझे कितना आएगा? 4 से डिवाइड कर दो, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इज इक्वल टू 3 बिठाओ, कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है।
ये 1.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ 1.1 के आसपास दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद बिठाओगे तो और कम हो जाएगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 तक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जब ये एनर्जी मुझे मिलेगा यहाँ पे। समझ में आया क्या बताया मैंने, क्यों बताया, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, क्लियर और नॉट? यस सर। सो ये फॉर्मूला राइडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला है, अभी अभी मैंने लिखा था फॉर्मूला। राइडबर्ग कांस्टेंट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये होता था फॉर्मूला लैम्डा निकालने का। और यहाँ राइडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट n1 as 1 and n2 as 3 and Rn as this, and hence calculate the value of lambda. Everything is given. Do it. You have 2 minutes. So just substitute all the values. देखना इतना आएगा। ठीक है, कोई डाउट? इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको करके आओगे, करके मुझे अभी भेजोगे 9:30 से पहले, बिफोर 9:30 PM टुडे। क्या करना है इसमें? इसमें मैंने अभी कहा कि n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 3 पे। अदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं? अदर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं? अदर पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है that electron may jump from n is equal to 1 to n is equal to 2. ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने बोला, ये सेकंड पॉसिबिलिटी बोला। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट में जंप टू द सेकेंड ऑर्बिट। n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 पे जंप करेगा तो भी एक वेव निकलेगा यहाँ पे। सो इसका भी वेवलेंथ निकाल लो। इसका हमने वेवलेंथ निकाला λ1, इसका वेवलेंथ निकालना λ2, इसका वेवलेंथ निकालना λ3। सो मैंने एक कैलकुलेट किया, बाकी दो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ओके, देन 9:30 से पहले मुझे भेजो ये कंप्लीट करके। टेक द स्क्रीनशॉट, और मैं रुको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर क्वेश्चन एक और बार रिपीट कीजिए तो। मैंने यहाँ क्या निकाला कि n इज इक्वल टू 1 से 3 में इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाला इस फॉर्मूला से जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे n1 मैंने कितना पुट किया? 1। n2 कितना पुट किया? 3, है ना? ये λ1 मिला। दूसरा मैंने फाइंड आउट तुमको करने बोला, यहाँ देखो राइट साइड में n1 इज इक्वल टू 1 लो, n2 इज इक्वल टू 2 लो, तो जो वेवलेंथ मिलेगा वो होगा λ2। ठीक है,
थर्ड मैंने क्या कहा, N1 इज इक्वल टू 3 लो और N2 इज इक्वल टू 2 लो, तो इसका जो वेवलेंथ आएगा वो होगा लैम्डा 3। ये तीनों वेवलेंथ चाहिए हमें। अदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्लियर है ना? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्लाइड्स में भेज दूंगा आज। ओके सर। ये कंप्लीट करो, फिर हम लोग इस पे टेस्ट लेंगे, मैं 2 चैप्टर्स का टेस्ट लूंगा एक साथ। ओके सर। सर मैं 6 तारीख से प्री बोर्ड चालू है, ये 6 दिसंबर से, और 8 को केमिस्ट्री है, तो सर एक दिन आप केमिस्ट्री का रिवीजन ले लेंगे? हाँ करा देंगे। ओके थैंक्स सर। 7th को वेडनेसडे, आप वेडनेसडे को ही करा दीजिएगा रिवीजन क्लास। ठीक है चलो। हाँ ठीक है, थैंक्स, बाय सर।